दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों 2 दिन पहले ही संसद का जो ये सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन भारत के उपराष्ट्रपति ने पहले ही बॉल पे 6 मारा और खुद आउट होके चले गए। उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे दिया। पहला दिन संसद चलने के बाद उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को सौंपा उस पे उन्होंने 67A के तहत इस्तीफा दिया। इस 67A का मतलब, आर्टिकल 67A का मतलब यह होता है कि जैसे ही कम्युनिकेट राष्ट्रपति को 67A के तहत किया गया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, उसी समय इस्तीफा जो है एक्सेप्ट हो जाता है और 68 स्टार्ट हो जाता है। 68 का मतलब होता है न्यू प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट। तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति ने धनखड़ साहब ने इस्तीफा भेजा है, अभी हो सकता है कि उनको अपने पद पर बने रहने के लिए कहा जाएगा, कोई मान मनौवल होगा, फिर से वो इस्तीफा वापस लेंगे। तो पहला ही संशय यहां पर खत्म ये होता है कि ये रेजिग्नेशन हुआ है 67A के तहत। अब दोस्तों उसके बाद मीडिया पर चर्चा हुई, सब लोग अपने अपने लेवल पर गेस वर्क करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग अलग अलग तरह से गेस वर्क कर रहे हैं। तो जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन और उसके अगले दिन तक ये चर्चा चलती रही। तो इस्तीफा देने के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन का ट्वीट जगदीप धनखड़ साहब के लिए किया। उन्होंने कहा कि आपने देश के उपराष्ट्रपति समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा किया है और उत्तम मतलब स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बस। तो ये कोई फेयरवेल नहीं हुआ उपराष्ट्रपति का। जिस लेवल के वो आदमी थे, जिस ज्ञान के वो धनी थे और जितने मोर्चों पर उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, या फिर तो उस हिसाब से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के लिए सब कुछ कम था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक दिन की प्रक्रिया है या ये कई दिनों से ये बिल्टअप हो रहा था? कुछ लोग कहते हैं कि धनखड़ साहब की नजदीकियां विपक्ष के जो सांसद हैं, नेतागण हैं, उनसे बढ़ने लगी थी। तो ऐसा मतलब कि तो उनके लिए मतलब खटास, अरे धनखड़ साहब मोदी सरकार या किसी सरकार की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि अगर दूसरे से मिल लेगा तो भाई अब तुम जाओ ब्रेकअप है। ऐसा नहीं है। तो इस चीज को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि इनका, अरे संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, बहुत सारे सांसद उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कोई शिष्टाचार भेंट होता है, कोई किसी का काम होता है, कुछ किसी समिति में आने के लिए, किसी समिति से नाम कटवाने के लिए मिलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो विपक्षी सांसदों से ज्यादा कुछ घुलने मिलने लगे हैं। तो मीडिया वाले या मीडिया पर बहुत सारे पत्रकार ऐसे बैठते हैं जो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। चलिए ठीक है। तो आखिरकार इशू हुआ कहां से? दोस्तों इन सब के पीछे ये भाई साहब ही कसूरवार हैं। इनका नाम है, मैं तो बोलूंगा, यशवंत वर्मा जी। इनके पीछे जस्टिस वस्टिस लगाना अब बेकार है, क्योंकि इन्होंने जस्टिस डिलीवर नहीं किया और जस्टिस डिलीवर किया उसके बदले में पैसा लिया, और पैसा लिया तो कैसा जस्टिस दिया होगा ये आप लोग सब समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए यशवंत वर्मा इन सब की मूल वजह यशवंत वर्मा है। जी हां दोस्तों, इस सत्र में
यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आना था और इसकी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कर रखा था कि इस सत्र में इनके खिलाफ महाभियोग आएगा। तो ठीक है, अगर भ्रष्ट हैं और पूरी दुनिया ने इनके भ्रष्टाचार को देखा है तो महाभियोग आना चाहिए। तो महाभियोग आने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहता है कि लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में आएगा या दोनों सदनों में आएगा, ऐसा कोई प्रक्रिया अभी तक डिफाइन किया ही नहीं गया है। डिफाइन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी घटना पहली बार देश में हो रहा है कि किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में पहले दिन महाभियोग प्रस्ताव आ गया था। इसमें करीब 140 से 145 सांसदों का सिग्नेचर था। तो अब प्रक्रिया के मुताबिक लोकसभा में जब मोशन मूव हो गया था तो लोकसभा में कोई मोशन चलता है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी से ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हो गया कि उन्होंने पैरेलली लोकसभा में मोशन चल रहा और पैरेलली उन्होंने राज्यसभा के लिए भी महाभियोग प्रस्ताव जो विपक्ष के सांसदों ने लाया था उसको स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया जगदीप धनखड़ से। और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए थे और संविधान का उनको भरपूर ज्ञान है, तो जब उनको ये पता लगा कि मेरे से ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया है, तो इस चीज को वो मतलब कि इसको रेक्टिफाई कर नहीं सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देकर इस चीज से पीछा छुड़ा लेना ही अपने लिए सबसे बेहतर उपाय सोचा। और इस्तीफा में ये तो कह नहीं सकते थे कि हमसे ये हुआ है या हमसे वो हुआ है, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मीडिया में बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारा गेस वर्क चल रहा है। मोदी से अनबन, शाह से अनबन, उन्होंने मोदी जैसा काफिला अपने लिए मांगा है। मुझे लगता है कि ये सब बेकार का चर्चा हो रहा है मीडिया में। मीडिया तिल को तार बनाकर बताने का कोशिश कर रहा है, दिखाने का कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि धनखड़ साहब ने ऐसा कोई डिमांड रखा होगा कि हमको मोदी के बराबर सुरक्षा चाहिए, मोदी के बराबर काफिला चाहिए। धनखड़ साहब कानून के विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वो कानून के मतलब कि वकील वकालत का काम कर चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उपराष्ट्रपति का पद का मतलब क्या होता है। उपराष्ट्रपति सिर्फ एक पोजीशन है, उनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, जैसा कि राष्ट्रपति के पास होता है। जजेस का अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट, इस तरह के काम राष्ट्रपति करती हैं। उपराष्ट्रपति का काम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में राज्यसभा का कार्रवाई का संचालन कराना उनका काम होता है। अगर वो नहीं भी होते हैं तो जो वाइस चेयरमैन हैं वो उनका काम सुचारू ढंग से चला सकते हैं। इतना के बाद वाइस प्रेसिडेंट का पूरे भारतीय संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो धनखड़ साहब इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि वो ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं और वो अपनी सीमाओं को भी जानते हैं। और मुझे लगता है कि बीइंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली से आने के बाद वो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की डिमांड कभी किए होंगे या कर रहे होंगे। आने वाले समय में हमें पता चलेगा, जब वो कभी कोई इंटरव्यू देंगे या कोई आदमी उनके बारे में कोई राज खोलेगा, तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं गलत भी हो जाऊं।
जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सत्यपाल मलिक हैं, उनके ऊपर बहुत भरोसा करके उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल भी बनाया। धारा 370 को हटाने में उनका रोल रहा, काफ़ी रोल रहा। जब हट रही थी तो वो वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद जो ही राज्यपाल के तौर पर वो हटे, उनका जो रूप देखने को मिला है, चरित्र देखने को मिला है, चेहरा देखने को मिला है, वो हैरान करने वाला है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, इतने आरोप लगाए, अपने आप को लगा कि दुनिया के सबसे मोदी विरोधी आदमी यही हैं। तो अब क्या धनखड़ साहब भी ये रूप धारण करेंगे? राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या कर लेंगे आगे चलकर वो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि धनखड़ साहब दूसरे सत्यपाल मलिक नहीं बनेंगे। बनने को तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। केजरीवाल आदमी जैसा देखिए, कभी किसी ने सोचा होगा सपने में भी कि केजरीवाल जैसा आदमी महाभ्रष्ट आदमी बन जाएगा? इस भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई आदमी है तो वो केजरीवाल है। कभी किसी ने सोचा था क्या? तो राजनीति में कब क्या कौन सा रूप धारण कर ले कोई कहा नहीं जा सकता है। ये तो सिर्फ वेट एंड वॉच करने वाला स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के न रहने से भारतीय संविधान को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कुछ टाइम फ्रेम भी डिसाइडेड नहीं है कि आपको इतने दिन के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कर देना है। बस इतना ही लिखा गया है, एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल का लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं, और उनके अनुपस्थिति में जो वाइस चेयरमैन हैं वो राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।